इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलानिधि विभाग के ओर से इस व्याख्यान कक्ष में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत है। आज अनुबंध पुस्तक जो कि अंग्रेजी में सुश्री इला भट्ट द्वारा लिखी गई है और इसको हिंदी में सुश्री नीलम गुप्ता द्वारा अनुवादित है का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्य अतिथि श्री बीपी सिंह हैं जो कि पूर्व गवर्नर सिक्किम राज्य के हैं और वो संस्कृति विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। आप आज के कार्यक्रम के आने के लिए मैं आप पर आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इला भट्ट जी जो अनुबंध की लेखिका हैं, गांधी विचारवादी हैं और वो पूर्व योजना आयोग के सदस्य भी रह चुकी हैं। आपका संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मंदाकिनी पारिक जो अहमदाबाद से खास इसी कार्यक्रम के लिए आई हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अनुवादिका नीलम गुप्ता जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, श्रोतागण और जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में पहली बार आए हैं, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं संस्था के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी जो आज के कार्यक्रम के भी अध्यक्ष रहेंगे से निवेदन करती हूँ कि मुख्य अतिथि श्री बीपी सिंह पूर्व सिक्किम गवर्नर जो कि अध्येता भी हैं, इनकी 6 पुस्तकें अनेक लेख छपे हैं के साथ डायस पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब मैं अध्यक्ष महोदय जी को माइक सौंपती हूँ। हम पुस्तक पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पुस्तक की भूमिका और अंशों का पाठ नीलम जी करेंगे। मैं नीलम जी से आग्रह करता हूँ कि वो पुस्तक के बारे में अपने अनुवाद के अनुभव और जो भी अंश जरूरी समझे वो पढ़कर सुनाएं। आदरणीय इला जी, राय साहब, बीपी सिंह साहब, मंदाकिनी बहन, यहाँ उपस्थित मेरे वरिष्ठ संपादकगण, मेरे अन्य तमाम साथी, मैं आभारी हूँ आप सबकी कि आप सब यहाँ आए। मैं आभारी हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जिसने मुझे यहाँ खड़े होने का अवसर दिया। राय साहब की जिन्होंने अनुबंध पर चर्चा के मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और इला बहन की जिन्होंने मुझे अपनी इस पुस्तक के अनुवाद के योग्य समझा। इला बहन की यह बात तो मुझे समझ आती थी कि 100 मील के दायरे में जीवन की 6 जरूरतें आहार, आवास, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य व वित्तीय सेवाएं पूरी होने से गरीबी व शोषण से मुक्ति मिल सकती है और हम लोग उनके समुदायों व उनके आसपास के पर्यावरण के संपूर्ण विकास का मार्ग तय कर सकते हैं। पर साथ ही हर वक्त यह सवाल भी दिमाग में रहता था कि मेरे वसुंधरा एन्क्लेव का दायरा तो मात्र 2 मील का है और वहाँ यह समस्त 6 सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं, फिर भी ना वहाँ समृद्धि है न स्थिरता। सामाजिक का तो पूरी तरह से नदारद है। यमुना 4 कदम पर है पर उससे हमारा रास्ता या रिश्ता दूर का भी नहीं है। वहाँ का किसान हमारे 10 मील के दायरे में रहता है पर हम नहीं जानते कि हमारे बाजार में सब्जी कहाँ से आती है। पर्यावरण प्रदूषण में बदल रहा है। सुरक्षा की बात करें तो हम तो क्या, हमारी सड़कें तक सुरक्षित नहीं हैं। एक अलग तरह की आपाधापी है। पर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद समझ आया कि केवल दायरा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। जब तक हम अपने कर्म को तय करने से पहले यह विचार नहीं करेंगे कि इसका हमारी धरती और हमारे आसपास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब तक हम अपना या दूसरों का भला नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इला बहन कहती हैं, जो मधुरता तुम मेरे संबंधों में खोलते हो उससे मेरा जीवन खिलता है और मेरे द्वारा फैलाई गई कटुता से दूसरों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह लेना और देना हमें पारस्परिकता में बांधता है।
यही अनुबंध कहलाता है। पर मैं तो अपने 2 मील के दायरे के अनुभव से ही कह सकती हूँ कि हम अपने आसपास को ना तो जानते हैं ना उसके प्रति सचेत हैं। फौरी समस्याओं के फौरी हल निकालने की कोशिश तो बहुत होती है, पर स्थानीयता के प्रति संवेदनशीलता का अभाव तो पूरी दिल्ली में ही है। मेरे वसुंधरा एन्क्लेव के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेरे साथी यहाँ बैठे हैं और चर्चा के दौरान हो सकता है कि वो कुछ सवाल भी करें या कुछ समझने की कोशिश करें। तो क्या इला भट्ट ने गुजरात के जिन गांवों में काम किया वे स्थानीयता के प्रति संवेदनशील थे? नहीं, उन्होंने इन गांवों में काम करते हुए उन सभी टूटी हुई कड़ियों को जोड़ा है जो एक स्थिर, समृद्ध व शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। इन कड़ियों को जोड़ते हुए ही वे बताती चली गई हैं कि अनुबंध क्या है और कैसे उसके जरिए सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। शब्द पर गौर करिए, सामाजिक पूंजी, शायद बहुत किसी ने तो सुना भी नहीं होगा। इन कड़ियों के जरिए ही सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है जो आगे चलकर राजनीतिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं। उनके अनुसार समाज सशक्त हो तो राजनीति के हिंसा में लिप्त होने के आसार कम हो जाते हैं। ये बात शासन चाहे किसी भी सरकार का हो, हर काल में महत्वपूर्ण है कि समाज अगर सशक्त हो तो राजनीति के हिंसक होने के आसार बहुत कम हो जाते हैं। तो दायरा चाहे 100 मील का हो या 2 मील का, जब तक हम अनुबंध की सोच की गहराई में नहीं जाएंगे, हम एक स्थिर, समृद्ध व सुरक्षित समाज और विकसित राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। और वैश्विकता की बातें चाहे जितनी करते रहें, हम भूख, गरीबी व प्रकृति के विनाश जैसी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते। इलाबेन अपने 100 मील के दायरे के विकास को एक मॉडल कहना पसंद नहीं करती, वे इसे एक प्रयोग बताती हैं। लेकिन मैं तो एक पत्रकार ठहरी, जनता की भाषा में बोलना मेरी मजबूरी है, तो मैं इसे एक मॉडल ही कहती हूँ। आज देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं क्या हैं? इनोवेशन, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, बैंकिंग, स्मार्ट सिटीज, स्वच्छता अभियान। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सभी कुछ इस पुस्तक में है और हमारी सरकार आज जो सोच रही है, इलाबेन ने 40 साल पहले सोच लिया और उसे जमीन पर उतार कर भी दिखा दिया, तो वो गलत नहीं होगा। आज 1-2 नहीं, उनकी संस्था सेवा के 64 स्टार्टअप काम कर रहे हैं और कुछ का तो सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। सेवा बैंक व रूढ़ी ऐसे ही स्टार्टअप हैं। सरकार की योजना के तहत बैंकों से कर्ज लेकर स्टार्टअप शुरू होने वालों के 2 साल के अंदर ही बंद होने की खबरें आने लगी हैं। लेकिन इन 40 साल में सेवा का एक भी स्टार्टअप बंद नहीं हुआ। पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि इलाबेन ने अपनी बहनों को सिखाया कि कैसे देनदारियों को परिसंपत्तियों में बदला जा सकता है, और उन्होंने अपने कर्ज को खत्म किया और अपने जो भी उनके पास थोड़ी सी पूंजी थी उसे किस तरह से अपने परिसंपत्तियों में बदलते हुए अपनी पूंजी को बढ़ाया। और आज उनके सभी स्टार्टअप्स या उनके सेवा के काम का आधार सहकारिता है। और ये 64 जो स्टार्टअप्स हैं वो सभी सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं। और ये इस बात को गौर किया जा सकता है कि देश में सहकारिता आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन सेवा आज अपना सेवा के काम का सारा आधार सहकारिता ही है। इनोवेशंस की बात अभी प्रधानमंत्री ने इजराइल में भी कही। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तो हर साल राष्ट्रपति भवन में इनोवेटर्स फेस्टिवल मनाते हैं। यही नहीं, युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए 10 इनोवेटर्स को 14 दिन के लिए अपने राष्ट्रपति भवन में रखते भी हैं। आज सरकार एक इनोवेटिव आइडिया को स्टार्टअप में बदलने तक की प्रक्रिया के वास्ते आर्थिक, तकनीकी व शिक्षण संस्थाओं के निहोरे कर रही है और फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय के 70 पृष्ठों में हर दूसरे पेज पर एक आइडिया है जिसे हम स्टार्टअप में बदलते हुए देखते हैं।
और किस तरह से वो आइडियाज किसके आए हैं, अकेली सेवा के नहीं है, वो उन कामगार बहनों के हैं, मजदूर बहनों के हैं, जिन्हें जो निरक्षर हैं और आम समाज जिन्हें अशिक्षित कहता है और जिनके पास पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं है, उनके आइडियाज हैं। और वो खुद ही कहती हैं कि इला बहन हम ऐसा क्यों नहीं कर लें। मसलन जो बैंक है वो सेवा कभी ये क्लेम नहीं करती कि उसने शुरू किया, वो हमेशा उन बहनों को खड़ा करती है जिन्होंने कहा कि हम अपना ही बैंक क्यों ना बना लें। तो आइडियाज बहनों से भी आए, सेवा ने उनकी उंगली पकड़कर उन्हें आगे बढ़ना सिखाया और उनकी स्थिति को मजबूत किया। जो स्टार्टअप्स हैं इसमें खेती में किसानी भी आती है। अब खेती किसानी के इनके स्टार्टअप्स देखिए, उपकरण लाइब्रेरी, रूडी नेटवर्क, कृषि बाजार, बुनकरों का नेटवर्क, ये ऐसे स्टार्टअप हैं जो किसान परिवारों को भूख व गरीबी में जाने से बचाते हैं और सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं, जो अंततः उन्हें स्थायी सुरक्षा व शांति की ओर ले जाती है। आत्महत्या करते किसान यहाँ से कुछ सीख ले सकते हैं, क्योंकि इनके जो स्टार्टअप्स हैं, इनकी जो सहकारिताएं हैं, उसमें लालच के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें प्रतिबद्धता है और एक दूसरे के लिए को साथ लेकर आगे बढ़ने का विश्वास है। रूडिन और रेडियो व वीडियो सेवा 100 मील के दायरे में संचार व संप्रेषण का काम करती है। ये अभी जो मैंने आपको बताया, ये इस तरह की बातें थी जिनके जरिए सेवा ने वहाँ के समाज को सशक्त किया, स्थानीयता को बढ़ावा देते हुए उन्हें परस्पर जोड़ा और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। पर अब मैं एक और पक्ष पर आती हूँ। मुझे पुस्तक में कई रोचक अनुभवों ने मेरे मन को गुदगुदाया। मसलन प्रबंधन की शिक्षा के लिए जब सेवा की बहनें IIM अहमदाबाद गई तो वहाँ के फैकल्टी को समझ ही नहीं आया कि इनको हम पढ़ाई कैसे, क्योंकि वो निरक्षर थी। पर आज उन्हीं बहनों को वह अपने यहाँ लेक्चर के लिए बुलाते हैं, उनके मैनेजरनी स्कूल से। ये मैनेजरनी स्कूल भी आप आज की भाषा में स्टार्टअप कह सकते हैं, जो उनके निरक्षर और आपके लोगों के आम भाषा में अशिक्षित, लेकिन सेवा की भाषा में नहीं। आज उन्हीं बहनों को वो अपने यहाँ लेक्चर के लिए बुलाते हैं। उनके आवास ट्रस्ट की बहनों ने पहले खुद काम सीखा मकान बनाने का, और आज वे बनाती भी हैं और सिखाती भी हैं। कितने गैर परंपरागत कार्य इला बहन ने अपनी महिलाओं से करवाए हैं। क्या महिलाओं को मैसन होते देखा आपने? लेकिन इला बहन के गुजरात के गांवों में बहुत सी महिलाएं मैसन हैं। इन महिलाओं में से हो सकता है आज भी कोई ज़्यादा किताब पढ़ना ना जानती हूँ, और ये है सेवा की नई तालीम और स्किल डेवलपमेंट। उनकी शिक्षा के लिए इला बहन के अनुसार शिक्षा के लिए कोई उम्र तय नहीं है, ना ही वह डिग्री के लिए है। वह तो जीवन के लिए है, जिसमें व्यक्ति का साक्षर होने से ज़्यादा जरूरी है हुनरमंद होना। उनके एक अध्याय का नाम ही है जीवन के लिए शिक्षा। अब मैं पुस्तक का वह अंश आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ जो बताता है कि समाज निर्माण में हम कहाँ भूल कर रहे हैं और अनुबंध से कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। इला बहन कह रही हैं, खाना देश में 2 किसानों की बात सुनकर परेशान हो उठी थी। उनका कहना था, जो खाद्यान्न हम उगाते हैं वो खाते नहीं। खाना देश में मैं 2 किसानों की बात सुनकर परेशान हो उठी थी। उनका कहना था, जो खाद्यान्न हम उगाते हैं वे खाते नहीं, और जो खाते हैं वो उगाते नहीं। सारी दुनिया में ही किसानों का रुझान नगद फसलों की ओर बढ़ रहा है, ताकि वे इससे दूरस्थ स्थानों पर निर्यात कर सकें, और उनका अपना रोज का खाना अन्य दूरस्थ स्थानों से आया हुआ फ्रोजन है या फिर डिब्बा बंद है। आहार जो हम खाते हैं वह उगाया कहीं एक जगह जाता है और उसका प्रसंस्करण किसी दूसरी जगह होता है। दोनों ही जगह का कुछ पता नहीं कि कहाँ है। आज हम जो भी फल, सब्जियां, दूध, पानी, खाद वगैरह खा या पी रहे हैं, खाद्य, उनके हम तक पहुंचने के रास्ते लगातार लंबे होते जा रहे हैं। जो भी ठोस आहार खा रहे हैं
वह हमारे आसपास का उगा हुआ नहीं है। तुरंत औद्योगिक देशों से आने वाला यह आहार इस कदर समरस व एकरूपता लिए हुए होता है कि जमीन जिस पर यह उगाया गया था उसका स्वाद और जिन लोगों ने इसे उगाया उनकी पहचान दोनों ही इसमें नहीं है। किसान परिवारों व गांवों में लोगों के घरों के पिछवाड़े अब किचन गार्डन नहीं होते। अधिकतर विश्व की तरह भारत में भी कृषि में जैविक विविधता तेजी से घट रही है। लगातार होते खेती के विनाश से परिवारों, गांवों व संपूर्ण संस्कृति का विनाश हो रहा है। सवाल है कि हमारी यह हालत कैसे हो गई। किसान और खेतीहर मजदूर जो खाद्यान्न पैदा करता है वह भूखा क्यों है। वैश्विक गरीबी में आज किसान सबसे ऊपर है। दुनिया की खाद्य व्यवस्था आज इतनी अधिक जटिल होती जा रही है कि सामान्य समझ को कुछ मानती ही नहीं। सामान्य समझ शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। सामान्य समझ जो हमारी परंपरागत समझ रही है खेती के प्रति। लगता है खाद्यान्न व खाद्य पदार्थों के प्रति हमारे नजरिए में ही कुछ बुनियादी खामी है। खाद्यान्न तो हमारे परिवार व पोषण के लिए होना चाहिए। उसमें हमारी जमीन की गंध और अपनत्व का एहसास होना चाहिए। खाद्यान्न प्रकृति व संस्कृति दोनों ही है। यह जीवन और आजीविका दोनों का ही आधार है। इसे महज व्यापार की एक कमोडिटी मात्र नहीं माना जा सकता। अब मैं अंतिम उस पर आ रही हूँ। हमें किसान समुदाय के जीवन की गुणवत्ता व आजीविका दोनों को ही बचाकर रखना है और मिट्टी जिसमें हमारा खाद्यान्न उगता है उसको पोषित करना है। जरूरी है कि आहार के स्थानीय उत्पादन व उपभोग के बीच की कड़ी को फिर से स्थापित किया जाए। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, पर सरकार को खाद्यान्न में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अपनी नीति को सामुदायिक आत्मनिर्भरता में तब्दील करना होगा। ये एक अंश है जो बताता है कि किस तरह से हम अपने जड़ों से, अपनी जमीन से कटते चले जा रहे हैं। जो मैंने एक बार अनुवाद करते हुए इलाबेन से पूछा, इलाबेन आपने तो इतना काम अपनी बहनों के साथ, आप उनके साथ थी तो आपकी बहनों ने इतना काम कर लिया, तो आम आदमी इतना काम कैसे करेगा? तो क्या सरकार करवाएगी, नगर परिषद करवाएगी, कौन करवाएगा? तो बोले कि नहीं, ये काम तो लोगों को खुद को ही करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार या नगर निगम पर निर्भर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को खुद को देखना पड़ेगा कि उनके जो कर्म हैं वो अपने आसपास को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा, कि इलाबेन आप ये 100 मील के दायरे की बात कर रही है और गांवों के विकास की बात है। आज तो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, तो इस बात को कौन सुनेगा? तो बहुत जवाब उनका सुनिए क्या था। वो बोलती हैं स्मार्ट सिटी नहीं होती, स्मार्ट लोग होते हैं। तो इलाबेन ने लोगों को स्मार्ट बनाया और ये किताब हमें बता सकती है कि हमें स्मार्ट कैसे बनना है और हमारी स्मार्टनेस क्या है। धन्यवाद। अब डॉक्टर मंदाकिनी पारिक जी से आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और अपनी बात रखें। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत अहम किताब की चर्चा में अहमदाबाद से दिल्ली आकर मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ। मैं इस किताब को अहम इसलिए बता रही हूँ कि मेरे ख्याल से 1909 में जब गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी और बहुत सारी चर्चा इनके ऊपर हुई, उसी स्पिरिट में, उसी विभावना के साथ, उसी कमिटमेंट और निष्ठा के साथ ये किताब भी लिखी गई है। अनुबंध बहुत मीठा शब्द है, उसके अर्थ में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अनुबंधित समाज, एक दूसरों के साथ जुड़ा हुआ समाज, ये जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना
ये एक नई दुनिया, नए एक्शंस, नए विचार, नई शिक्षा, सभी नया मांगती है, पुराने से बहुत अलग है। एक ऐसा समाज हमें बनाना है कि जिस समाज में सब एक दूसरे की भलाई का इच्छते हो, सब एक दूसरे का सम्मान करते हो, सब अपने कार्य का प्रतिभाव, कार्य का प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, वो समझता हो। ज्यादातर ये रहता है कि नज़र के सामने जो है वो दिखता है, लेकिन वो समझा नहीं जाता, और जो समझा नहीं जाता वो फिर हमारी एक्शन में तो आएगा ही कहाँ से। ये जो संवेदना हम कहीं पे खो गए हैं, खो बैठे हैं, और बहुत सारा, मैं तो अर्थशास्त्र की विद्यार्थिनी रही हूँ, इसलिए हमेशा मुझे ये लगता है कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति और उसके पीछे पीछे जो उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और फिर प्राइवेटाइजेशन, ये सब हुआ, इसकी काफ़ी असर समाज पे पड़ी है जो हम अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक असंतोष सबके मन में है। अभी मैं IMF का एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रही थी, उदारीकरण के बारे में था, लेकिन पहली बार जो IMF या वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल, अपनी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब की सब हमेशा उदारीकरण की नीति की फेवर करती रही है। न केवल फेवर करती रही है, लेकिन हमारे जैसे देशों पर थोप भी रही है। लेकिन ये IMF ने पहली बार कहा कि उदारीकरण हमेशा फायदाकारी नहीं रहता है, इसके बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। किसी भी देश में जाओ, किसी भी फोरम में जाओ, एक बात सबके मन में है, एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस कहीं न कहीं ये अनुबंध में से हम कम कर सकते हैं। ये एक आशा हमारे मन में ये किताब में से खड़ी होती है। लेकिन ये जो बात है, लोगों से जुड़ने की बात है, न केवल आदमी आदमी से जुड़ता है, लेकिन आदमी भौतिक चीज़ों के साथ भी जुड़ता है। यहाँ पे बात है उत्पादन और उपभोक्ता के रिलेशनशिप की। क्या संबंध है? मुझे तो मालूम नहीं है कि ये साड़ी किसने बुनी है, और किसने इसको कलर किया, और किसने इसका डिज़ाइन बनाया। मैं तो खरीद के ले आई, मुझे जो मालूम है वो इतना है कि ये 1000 रुपया की साड़ी थी और मैं फलानी शॉप में से ये लेके आई। इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है, और इसी वजह से मैं ये नहीं जानती कि ये बुनने वाले की क्या परिस्थिति है। इसी वजह से मैं ये नहीं जानती कि इसका कलर करने वाला क्या करता है। मेरा उसके साथ संबंध होने पर भी मैं उसी की बनाई चीज़ का यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बात मेरे मन में आती नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो अनुबंध ये है कि आप जो भी करते हैं उसमें इतने सारे लोग जुड़े होते हैं। मैं एक छोटी सी उंगली भी हिला दूँ तो उसमें 50 लोग जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम पहचानें, उनको हम जानें, उनको हम समझें। लेकिन ये समूचे समाज में अगर करना है तो शिक्षा के सिवा कौन कर पाएगा। और मैं जब शिक्षा कहती हूँ तो सिर्फ औपचारिक शिक्षा की बात नहीं करती हूँ, वो बहुत महत्व की है और उसकी तो बात है ही, लेकिन हम लर्नर्स तो पूरे जीवन रहते हैं। मेरी तो ये हालांकि फरियाद है कि हम लर्निंग ही भूल गए हैं और हम लर्नर रहे ही नहीं है, चाहे हम शाला में बैठे हों या घर में बैठे हों और बाहर बैठे हों। लेकिन अगर हम सीखने के लिए खुले हैं मन से तो हमें ये सीखना है। शिक्षा के बिना ये नहीं हो पाएगा। हमें कितनी चीज़ में यूज़ करते हैं, उसमें से कितने का जीवन चक्र मुझे मालूम है। मैं नहीं जानती कि मेरे शरीर पर से निकल के मेरे हाथ में से निकल कर वो चीज़ कहाँ पे जाती है, कैसे जाती है और क्या होता है उसका।
मैं ये नहीं जानती कि वो कूड़ा बन के ज़मीन को खराब करती है कि नहीं भी करती है। मैं ये भी नहीं जानती कि ये अहमदाबाद के कूड़े में आएगी या दिल्ली के कूड़े में आएगी, ये कुछ मुझे मालूम नहीं है। और जब तक मुझे ये मालूम नहीं है तब तक ये बात कैसे बनेगी, तब तक हम समाज के साथ कैसे जुड़ पाएंगे। तो ये हमारी शिक्षा, जो किताबों में से शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, उससे आगे निकल के हमें जीवन में से शिक्षा की ओर उसको ले जाना है। ये सवाल विद्यार्थी के सामने, लर्नर के सामने रखना है और उसे ढूंढना है। गांव में जाके देखना है। टेक्नोलॉजी की बात तो हम बहुत करते हैं, क्या होता है टेक्नोलॉजी से, कैसे जीवन बदलता है, ये जब तक हम देखते नहीं तब तक ये विभावना समझ में नहीं आती। तो अनुबंध ये पूरा एजेंडा है। इलाबेन हमेशा एक्टिविस्ट रही है, कार्यशील रही है, वो एकेडमिक चर्चाओं में नहीं रही। तो यही बात अनुबंध में भी दिखती है कि उन्होंने ठोस एजेंडा दिया है, पूरे काम का एजेंडा दिया है और पूरे समाज को दिया है। जो शिक्षा हमें चाहिए वो शिक्षा अगर हम समाज में से ढूंढते हैं, समाज में से लेते हैं, तो उसका स्वरूप बदल जाता है। जो नीचे से उग के बड़ा होता है और जो बड़ा होके ही बोया जाता है, वो दोनों में फ़र्क कोई भी आदमी कर सकता है। तो ये फ़र्क में से हमें निकलना है, लेकिन बहुत बड़ा एक डिटर्मिनेशन समाज को, हम सबको, समुदायों को करना है। और इसीलिए 100 मील के दायरे की बात है। 100 कोई अंक शास्त्र नहीं, अंक नहीं है कि 100 मील ऐसे जोग्राफिकली नाप लो और गिन लो कि कितने गांव, कितने शहर, कितना क्या। ये बात नहीं है। बात जो गांधी जी ने स्वदेशी की कही थी वो ये बात है कि अपने पास जो है उसको छोड़ के दूर मत जाओ। अपना जीवन अगर 10 मील के दायरे से चलता है तो 10 मील हमारे लिए काफ़ी है, और अगर हमारा 200 मील से चलता है तो 200 मील के लिए काफ़ी है। लेकिन ढूंढो कि अपने पास क्या है और क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये पूरी स्वदेशी की विभावना पर खड़ी हुई एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात है। यहाँ सबका आवाज है, सबकी आवाज सब सुनते हैं। यहाँ हर एक के लिए अपना स्थान है। ये पूरी इंक्लूसिव सोसाइटी है। अनुबंधित समाज वो एक पूरा इंक्लूसिव समाज है। लेकिन ये इंक्लूसिव समाज, और सब चाहे आप भूल जाओ, आप गाड़ी चाहे अमेरिका से खरीद लो, लेकिन अपनी जो बेसिक नीड्स है जो हम सबको देना चाहते हैं, किसी को भी हम भूखा रखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं खुद भी किसी भूखे को देखती हूँ तो मेरा मन, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे किसी को फुटपाथ पर सोते हुए नहीं रखना है। मुझे सबको शिक्षा देना है क्योंकि मेरा जीवन इससे बेहतर होता है। तो ये जो है, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, वो प्राथमिक आवश्यकताओं कैसे खड़ी की जा सकती है, उसको कैसे सबके बीच में बांटा जा सकता है और उसका कैसे विकास किया जाता है, ये बात है। और बहुत सारे सवाल इसमें खड़े होंगे। ये बहुत इजी बात नहीं है, जितनी सरलता से हम बोल देते हैं या लिख देते हैं, इतना सरल नहीं है ये। लेकिन अगर हम कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं तो आई थिंक द टाइम हैज़ कम टू स्टार्ट दिस। ये वो आइडिया है कि जिसका समय अभी आ गया है, और अगर हम ये चूक जाते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ जो सेवा ने बनाई है उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कैसे बनी, उसने कैसे काम किया, कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कुछ बातें इसमें लिखी है लेकिन बहुत सारी बातें नहीं लिखी है। और मेरा तो अनुरोध ये होगा कि
ये किताब पढ़ने के साथ साथ इसमें से कोई न कोई पहलू पे अपना फर्स्ट हैंड अनुभव लेने का भी प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अनुबंध वो विचार ही नहीं है, अनुबंध वो अनुभव है, और अनुभव में से ही ये होगा। लेट अस, अगर हम शिक्षा के साथ जुड़े हैं, मुझे मालूम नहीं है यहाँ पे कितने लोग शिक्षा के साथ जुड़े हैं, औपचारिक शिक्षा के साथ, लेकिन जुड़े हैं तो कहीं न कहीं बहुत सारे हम एसेज लिखवाते हैं, बहुत सारे हम डिसर्टेशन करवाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं। थोड़ा इस दिशा में इनको ले जाओ। ये शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ा थोड़ा जिसके दायरे में जो भी आता है, कुछ अभ्यास इसके ऊपर करो, कुछ सोच इसके ऊपर करो। डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक लोग इसकी चर्चा शुरू नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी और हम सभी को ही करनी पड़ेगी। ये शब्दों के साथ मैं आप सबको ये अनुबंध किताब पढ़ने का अनुरोध करती हूँ, और पढ़ के आपके मन में जो सवाल आए, जो संवेदना जगे, वो संवेदना को कहीं न कहीं लोगों के बीच में जाकर आप बांटें उसके साथ, और ज़्यादातर उसको शिक्षा में ले जाए, बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे छोटे सवाल हैं जो आप विद्यार्थियों को पूछ सकते हैं। यहाँ हालांकि पूरी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन आप किसी भी बच्चे से पूछिए कि वो जो भी यूज़ करता है उसके रूट्स ढूंढ निकाले। चाय पीता है सुबह में, वो चाय उसके घर में दुकान में से आती है, दुकान में से कहाँ से आती है, वो दुकान में से कहाँ से आती है, वहाँ से कहाँ से आती है, पूरा उसे मालूम पड़ जाएगा। बहुत सारा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये संवेदना एक बार जग गई तो ये तुम्हारी जीवन की दिशा, विचार की दिशा ये बदल सकती है। तो ये बहुत अहम किताब है, और मैं इला जी को, नीलम जी को, सबको बहुत बधाई देती हूँ, और सेंटर को भी बधाई देती हूँ कि ये पुस्तक का ये लोकार्पण यहाँ पे रखा और इस तरह ये एक चर्चा का मौका दिया। धन्यवाद आप सबको। मंदाकिनी जी को आपने सुना। अब मैं पूर्व राज्यपाल वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि वे आएं और अपने विचार, अनुभव और इला जी से इनका जो पुराना संबंध रहा है उससे हमें अवगत कराएं। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय इला बहन, मंदाकिनी जी, नीलम जी, प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं इस सभागार में बैठा था तो मुझे लगा कि क्या जिस तरह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या इसको अनुबंध नहीं कहते? उसकी अनुभूति जो हम सबके बीच आया है, वो समाज के परिवर्तन के लिए जरूरी है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, कुछ लिखता पढ़ता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हिंद स्वराज के बाद दो क्रांतियां बड़ी हुई। एक क्रांति थी महिला सशक्तिकरण की, और दूसरी क्रांति थी जो अनुबंध करना चाहती है, वो थी कम्युनिटी डेवलपमेंट की। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो तय हुआ कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाएंगे। तो सारे देश में ब्लॉक्स बन गए और अच्छी अच्छी विचारें बताई गई। उस जमाने में पंडित जी के जो स्पीचेस हैं वो अभी भी पढ़ने लायक हैं, लेकिन वो नहीं चला। हम डिप्टी कमिश्नर थे उस जमाने में,
तो मुझे लगा कि क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सरकारी तंत्र पर निर्भर हो गया, समाज छूट गया, कम्युनिटी छूट गई। मैं उसके बाद बहुत सालों के बाद वर्ल्ड बैंक में गया, वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था वर्ल्ड बैंक का। तो उस वक्त जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे वो जिम उल्फेंशन थे। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया, उसकी बड़ी चर्चा हुई, अफ्रीका के कई देश चुने गए उसके लिए, बहुत पैसे दिए गए। तो उन्होंने गलती क्या की कि मुझे उन्होंने इवैल्यूएशन कमेटी का सदस्य बना दिया, कहा कि आप बनिए। तो मैंने 2-4 उनको जवाहरलाल जी का भाषण बिना उनका नाम लिए सुना दिया। मैंने मंगाया दिल्ली से। उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा। तो मैंने कहा यही कहा गया था भारतवर्ष में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जो आपके डायरेक्टर्स बैठे हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और 6 महीने के अंदर वो प्रोग्राम विथड्रॉ हो गया। तो अनुबंध जो ये पुस्तक है, मैंने इसको ध्यान से अंग्रेजी में भी पढ़ी और हिंदी में भी पढ़ी। पहले तो मैं नीलम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। और अनुवाद में सबसे बड़ी सफलता जो है, इन्होंने पुस्तक की आत्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। भाषण में तो की है, और मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दूसरी बात महिला सशक्तिकरण की थी आपसे। तो मेरा जीवन शेप हुआ है अपने घर की महिलाओं से, और मैं अभी भी उनको याद करता हूँ। मैं आसाम काडर में नियुक्त हुआ और वहाँ इधर उधर उसमें घूमना पड़ता है ना, अनडिवाइडेड असम था। घूमते घामते मैं गुवाहाटी कामरूप का डिप्टी कमिश्नर बना, उसके पहले तेजपुर में, उसके पहले लखीमपुर में। तो वहाँ एक महिला मिली, या बहन जानती होंगी उनको, और आप सब जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं वो भी जानते हैं। उनका नाम था अमर प्रभा दास, गुवाहाटी। वो 1911 की जन्मी हुई थी। उनके पिताजी वकील थे, डिब्रूगढ़ के थे, लेकिन पिताजी गुवाहाटी में वकील थे, हेम प्रभा दास। हाँ, मैं आ रहा। तो उन्होंने 1934 इन्होंने पढ़ाई की, कलकत्ता गई और एमएससी बन गई केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में। उस इलाके के, जिसको आजकल हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उस वक्त आसाम ही कहलाता था। उसकी वो पहली महिला थी जो 1933 में बनी। तो नौकरी कॉटन कॉलेज में ऑफर किया, कहा कि मैं ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी में। तो पिताजी बड़े चिंतित थे, अब ये लड़की क्या करेगी। शादी कहा कि अभी नहीं सोचा। तो सोचा उन्होंने कि हमारी तरह वकील बन जाए। 34 में गांधी जी आए गुवाहाटी और उनके घर में ठहरे। तो उनसे बातें होती रही इनकी, खाना इन्हीं को देना था, बिछावन वगैरह देखना था। तो उन्होंने ये तय किया कि मैं आज़ादी के लिए काम करूंगी और महिला की आज़ादी के लिए काम। और उसी क्रम में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दे दी और आदर्श महिला बन गई। और मुझसे प्यार हो गया था। मेरी माँ से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मेरी माँ जब आई गुवाहाटी तो मिलने आ गई। मैं उनके पास जाता था। उस महान विभूति ने बहुत बार कामें की, लेकिन स्वर्णीय आश्रम जो उनके पिताजी की जागीर थी, उस पर उन्होंने
पहले मैत्री आश्रम खोला, उसका नाम बाद में कस्तूरबा आश्रम कर दिया, सुरनिया हिल्स। और ये महिलाओं को सशक्तिकरण विद्या के द्वारा भी और कार्यक्रम के द्वारा भी करवाया। तो ये होता गया। मैं दिल्ली में आया, फिर इधर उधर डिफेंस में चला गया, फिर उधर उधर काम किया। तो मैं जब नेहरू फेलो था तो किसी ने कहा इलाहाबाद के बारे में, फिर मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना तो गया अहमदाबाद इनसे मिलने के लिए। इनके दफ्तर गया तो इन्होंने बड़े प्यार से देखा, बिठाया, चाय भी दी। लेकिन वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज मैंने देखी, वहाँ पुरुष कोई नहीं था, सारे लोग महिला थे। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इला बहन ने शिक्षा को एक प्रायोरिटी नहीं बनाया। शिक्षित नहीं है। ये चिंदी वर्कर हैं, रैग पीकर्स हैं, जंगलों से लाके लकड़ी बेचते हैं, जो भी करते हैं। ये नहीं कहा कि पहले ABCD पढ़ लो, तब नहीं। उनकी आर्थिक हालात कैसे सुधारी जाए, उनके वेजेस कैसे इंप्रूव किए जाए, और फिर उनको लोन की आवश्यकता होगी तो बैंकिंग सिस्टम कैसा उदार बने, फिर उनको इंडस्ट्री का दर्जा मिले। तो ये लड़ाई लड़ती है और सेवा एक अद्भुत संस्थान बन गया। मैं ये दो बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में क्रांतियां हो रही, और जब 2000 साल में वर्ल्ड लीडर्स जब जमा हुए UN में, तो उन्होंने यही तय किया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और बाद में 15 साल के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अनुबंध उसी का हिस्सा है। ये विश्व क्रांति का हिस्सा है, लेकिन ये भारत की आत्मा से उठी। इस बीच में एक और बात आपने, अध्यक्ष जी ने कहा कि इला बहन से वो रिश्ता चलता रहा। तो मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में उन्होंने कहा कि एडिटर बन जाए साउथ एशिया सीरीज के। तो मैं बना, तो मैंने सोचा कई लोगों के नाम, तो पहला नाम आप ही का था कि आप पुस्तक लिख दें। नोटा में पुस्तक नहीं लिखूंगी, ये समय करना सही। तो मैंने बड़ा परसुएड किया, तो वी आर पुअर बट सो मेनी पुस्तक इनकी लिखी और विश्व प्रसिद्ध हो गई। इन्होंने पहली बार दुनिया से कहा गरीबों की संख्या होनी, ये नहीं है कि हम शर्म से झुक जाए। यही बात वैक्लेव हैवेल ने कहा, पावर ऑफ द पावरलेस। तो वी आर पुअर बट सो मेनी is a description of power of the powerless। ये अद्भुत पुस्तक है और मुझे उसको रिलीज करने का मौका न्यूयॉर्क में मिला था, क्योंकि मैं उसका एडिटर था। कागजी रूप में मैंने कुछ किया नहीं था। लेकिन मैं इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 60 वर्षों से अथक परिश्रम कर रही है। लेकिन आज भी देखा कि मैं सोचा थक गई होंगी, थकी नहीं लगी। और मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अमल प्रभा वायदेव और शीला बहन का स्नेह और विश्वास मिला। प्यारे भाइयों तथा बहनों, अनुबंध जो है, ये बहुत अच्छी बात मंदाकिनी जी ने कही। ये बाउंड्रीज नहीं है स्वामी का, ये कॉन्सेप्ट।
लेकिन ये दुनिया बॉर्डरलेस नहीं होगी। बॉर्डर्स रहेंगे, भाषा के बॉर्डर्स हैं और कई कई बॉर्डर्स हैं और कई कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जिसको हमें ट्रांसग्रेस करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो अनुबंध एक तरीका है जो हंगर, वायलेंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी कंजर्वेशन सबके लिए जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल से बच्चे 100 मील के दायरे में ही रहेंगे, वो इंटरनेट नहीं भेजेंगे विदेशों में, वो मोबाइल टेलीफोनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अगर उनको शादी करनी हो तो 100 मील के अंदर ही करनी होगी, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होने वाला है। या पढ़ाई करनी है, वो व्यापक दृष्टिकोण इसमें है। और मैं चाहता हूं कि इसमें जो सहिष्णुता है मानवता के प्रति, इसमें जो आदर का भाव है दूसरे के विचारों के प्रति, इसमें जो आर्थिक स्वावलंबन की बात है, और इसमें जो इकोलॉजी के प्रति रिस्पेक्ट की बात है, आखिरकार इंडियननेस क्या है? यही तो है। गांधी जी से जब वर्धा आश्रम गए तो उन्होंने क्या कहा? 500 रुपये में घर बना और 2 कंडीशन लगा, यहीं की लकड़ी यहीं के लोग बनाए। तो अनुबंध में सैक्रिफाइस भी है और ये गांधी विचारधारा, विश्व के विकास की विचारधारा दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस पुस्तक की सफलता की कामना करता हूं और आप सबको इस अनुबंध के विमोचन में भागी होने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय। पुस्तक की लेखिका और आज की मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोगों के आदरणीय इला जी हमारे आग्रह पर यहाँ आई। आप अपनी बात रखें। नमस्ते, मैं आभार मानती हूँ राय साहब का कि इस तरह से ये अवसर मिलना और आपको भी मुझे मिलना का अवसर मिला। बीपी सिंह साहब का भी मैं तो कैसे आभार मानूं, क्योंकि मैं कोई किताब लिखने वाली तो हूँ नहीं और मैंने कभी किताब लिखने का सोचा भी नहीं था। तो तब वो जब कंट्री डायरेक्टर थे वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक में, तो मुझे बहुत बहुत प्रेस किया कि तुम्हें किताब लिखनी ही होगी। तो उन्होंने जो बात करी कि बी आर पुअर बट सो मैनी, तो वो किताब हमने लिखी और उसका विमोचन जब न्यूयॉर्क में हुआ तो उन्हीं के हाथ से ही हुआ था। तो क्या कि हिंदी वाली दूसरी किताब का भी यहाँ ये फिर से मौका मिला। अब नीलम बहन ने तो मुझे ये किताब बना के एक तरह से गिफ्ट दिया, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन का सोचा भी नहीं था। पर फिर भी तो उन्होंने इंग्लिश किताब पढ़ी और आके मुझे कहा कि मैं उसका ट्रांसलेशन करूँगी। तो फिर तो हम नीलम बहन को तो जानते ही थे, और तो बिहार में फिर अहमदाबाद में मेरे साथ पहले भी वो जो काम किया हुआ था, इसलिए तो फिर मैंने कहा कि हाँ, और उन्होंने किया। तो गुजराती में भी हुआ है, वो गुजराती में भी इसी तरह से तो किसी ने वॉलंटियर किया और उसका ट्रांसलेशन हो गया।
और गुजराती जो ट्रांसलेशन जो हुआ है उसमें उसको तो इंग्लिश किताब को और फिर गुजराती ट्रांसलेशन को जब देखने के लिए मैंने मंदाकिनी बहन को दिया। मंदाकिनी बहन मेरी तो गुजरात विद्यापीठ में वो मेरी सहभागी है, तो कलीग है, और मैं उनको ठीक से जानती भी हूँ, पर लेकिन जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उसमें से बहुत सारे सवाल उठे। और गुजराती वाली किताब मैंने तो गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों को मैंने ये अर्पण किया। तो फिर उन्होंने ये मुझे हर चैप्टर के बाद, जो उन्होंने अभी भी थोड़ा बात किया कि हर चैप्टर के बाद फिर स्वाध्याय होता है, तो वो कैसा स्वाध्याय में कैसा काम, कैसा होमवर्क, कैसे सवाल ढूंढ के उसके जवाब लाना, वो विद्यार्थियों को उद्देश्य करके जो दिया है वो गुजराती ट्रांसलेशन में है और बहुत अच्छा है। और मैंने देखा है कि उन्होंने अनुबंध का, क्योंकि उनका गांधी विचार का पक्का ये है, इसलिए वो आज हाजिर है, इसलिए भी मैं खुश हूँ, आभार मानती हूँ और आप सबका आभार मानती हूँ। देखो, सेवा की बात करी तो सेवा तो मैंने शुरू किया शायद, हाँ, पर लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने ही सब कुछ किया है। मेरे साथीदार बहुत है, अच्छे साथीदार है, और फिर सबके और खास करके सेवा के जो सदस्य महिला है उनकी सोच से, उनकी हिम्मत से, और इनोवेशन भी उनका ही है, ओरिजिनलिटी भी उनकी है। पर हम पढ़े लिखे हैं थोड़े, कि मतलब समाज में हमारा नाम होता है तो जो पढ़े लिखे हैं, तो दोनों का सिस्टरहुड बन के फिर सेवा का काम शुरू भी हुआ और हमेशा वो आज तक वो अभी तक भी चलता रहा। तो ये बात मुझे पहले ही साफ कहनी थी। अच्छा, फिर लोग बार बार पूछते हैं कि मैंने तो इस किताब क्यों लिखी। मैं सच बताऊं तो मैं पहले तो दूसरी एक किताब लिखना चाहती। मैं जो चाहती थी वो किताब एक अलग, उसमें मैं ऐसी किताब लिखना चाहती थी कि मैं ऐसा बताऊं कि गरीबी एक हिंसा है और वो समाज की सम्मति से, लगातार सम्मति से होती रहती हिंसा है। मैं ये ये कहना चाहती हूँ, और उसके बारे में जो मुझे जलन हो रही थी, मैंने कोशिश करी पर लेकिन कुछ ड्राफ्ट बना ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं लिखा जाता है। कारण कि मैं मेरा वाचक जो मेरे ख्याल में थे कि यंग प्रोफेशनल्स, अर्बन मेन, तो अगर उनसे कम्युनिकेशन करना है तो मैं तो कैसे करूं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कि तो मेरे दिल में ये सारे मिडिल क्लास के प्रति बहुत प्रेजुडिस, और उसकी वजह से मैं कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने विचार छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि मुझसे कि किसी के प्रति इस तरह का जबरदस्त प्रेजुडिस रखना अच्छी बात नहीं है। फिर तो मैं समझी कि मैं कहाँ मिडिल क्लास की बात करती हूँ और यंग मैन की बात करती हूँ, पर मैं उनको जानती कहाँ हूँ। फिर मैंने एक नई एक्सरसाइज शुरू करी और किस तरह के अर्बन एजुकेटेड जस्ट प्रोफेशनल टाइप यूथ्स को
मैंने 1-to-1 मिलना शुरू किया। तो ओपन एंडेड तो इंटरव्यू इस तरह से। तो फिर मैंने काफ़ी कुछ बात किया, पर उसमें से जो चार मेन फाइंडिंग्स जो निकले वो मैं बताना चाहूँगी। एक के आज के नौजवान हैं वो दे आर नॉट नाइफ। वो तो जब हम थे उस उम्र में ऐसे वो नहीं है। उनको सब पता है कि गरीबी क्या है, शोषण क्या है, फोर्स्ड माइग्रेशन क्या है, वो सब उनको पता है। तो दूसरा फाइंडिंग कि वे सब बहुत अधीरे हैं, इम्पेशेंट है, और इम्पेशेंस की वजह से थोड़े तो इंटॉलरेंट भी है। शायद उनका एजुकेशन भी जैसे कि इनके ऐसे सिस्टम वाला हो, या तो रिजल्ट ओरिएंटेड या सोनो वाले सिस्टम वाला हो, तो क्या। पर लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनको इम्पेशेंस है। जो यस एंड नो के बीच में जो सारा ग्रे एरिया है वो समझने या सहन करने के लिए तैयार नहीं है। थर्ड फाइंडिंग कि उनको बहुत जल्दबाजी है, पर इसके लिए बार बार पूछते हैं। हर एक जितने मैंने 200 से भी ज़्यादा को मैं मिली हूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ, पर लेकिन जवाब क्या, व्हाट इज द आंसर। और ये सारी समस्या की बात करते हैं, पर लेकिन जवाब क्या है उसका, और वो ऐसा लगता है कि कहीं से नहीं मिल रहा है। तो और उसमें से बसों अगर कहो, या तो मैं बोलूँ कि 20% ऐसे है कि जो मेरे पास बैठ के फिर पूछते कि बहन मुँह शू करो, बहन मैं क्या कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मेरा वो प्रेजुडिस सब पिघलने लगा, और मैं बहुत खुश हुई मेरे ऊपर ही कि तो यही सही रास्ता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि तो अगर ऐसा है तो आंसर क्या है। तो उसका मतलब कि मेरे पास आंसर है ऐसा नहीं, पर लेकिन हम उसी समस्या के हल के लिए सेवा में जो निष्काम करते रहते हैं इतने सालों से। तो बहुत सारा अनुभव, अच्छा बुरा, फिर संघर्ष क्या है, रचनात्मक क्या है, शांतिमय कैसे समाज बनता है, और फिर कैसे ये जो भेदभाव है वो कैसे हटता है, या तो हम नजदीक में आते हैं। ऐसे हर दिन हमारा जो अनुभव होता रहा है, और उसमें से मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये हमारे अनुभव या हमारी जो भी सोच है, तो जो समाज के लिए जो काम किया, तो फिर वो मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी खानगी मिल्कत नहीं है। तो मुझे समाज से ही शेयर करना चाहिए, कहना चाहिए। और जब ये शांति, हिंसा और गरीबी और भूखमरा, पानी की इतनी बड़ी समस्या, और आरोग्य की समस्या, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज की इतनी समस्या, और एजुकेशन, तो ये सारी समस्या का जो हमने हमारी सोच के मुताबिक, तो मतलब सेवा के बहने और हमारे आगेवान
और हम लोग ने साथ मिलके जो धीरे धीरे उसका ये किया, तो फिर मेरे मन में एक 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 क्या बोलते हैं हया धारण हुई कि हाँ, तो उसका जवाब भी है। जो हमने हमने इसका हल निकाला, संपूर्ण नहीं लेकिन काफी निकाला, और गरीबी में इससे बाहर आए, और कुछ कुछ तो एसेट ओनरशिप हुई, और फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम बढ़ी, और फिर शेयर करना भी सोचा क्योंकि कोऑपरेटिव बनाते रहे। तो ये अनुभव सारा पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव सब हम शेयर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। और अब मेरी उम्र भी 84 हुई, तो मैंने सोचा कि अगर अब मैं लिखूंगी तो कोई पढ़ेगा या कोई सुनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो उम्र वाले होते हैं उनके प्रति आदर होता है, चाहे न चाहे, लायक हो या ना हो, फिर भी। तो इसलिए फिर मैंने ये अनुबंध लिखना किया। फिर मुझे हुआ, अनुबंध का ख्याल कोई मेरा नया नहीं है, वो तो गीता में श्लोक है, 18वां अध्याय 25वां श्लोक आप पढ़े तो अनुबंध से ही शुरू होता है। और जो श्लोक में कहते हैं कि जो अपने कार्य का परिणाम के सोचे बिना, और जिसका परिणाम हिंसा और हानि और हर्ट के नुकसान होता हो, तो ऐसे कार्य सोचे बिना तो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कार्य करे तो वो तामसिक प्रवृत्ति कही जाती है, वो ऐसा लिखा है। तो ये सबसे पुराना ये विचार है। और फिर गांधी जी, और जो गांधी विचार के मुताबिक शिक्षण है, उसमें भी अनुबंध है कि जिसमें उद्योग को एक मीडियम बना के तो उसी से सब सीखना। तो ये सारे केळवणी मतलब शिक्षा वो है। पर लेकिन मेरे सेवा के अनुभव से और ज्यादा बृहद फलक से ये सब समझ में आने लगा। तो फिर तो इसके लिए दूसरा कारण कि जो थोड़ी सी बात की, पर लेकिन क्या है कि मुझे बहुत, जब मैं स्वीडन गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ घाना में जो फार्मर्स है, तो उन्होंने डायस पर से कहा कि what we eat we do not produce, what we produce we do not eat। तो फिर मैंने उनको पूछा कि तो then what do you eat, what do you produce? तो उन्होंने कहा कि हम चिकन और टोमेटो वो हम खाते हैं। और फिर तो मैंने कहा कि पहले क्या करते थे कि वही हमारे खेत में हम पोल्ट्री फार्म थे और चिकन होते थे, और फिर टमाटर हम उगाते थे। तो उसमें से तो मैंने पूछा कि अब क्या खाते हैं, तो कहा कि वही खाते। कैसे? कि वो चिकन, फ्रोजन चिकन स्टोर से लाते, और फिर टमाटो प्यूरी वो टीन में आती है, तो वो लाके खाते तो वही है, पर लेकिन अपना खुद का नहीं। तो मैंने कहा कि आप क्या उगाते हो अभी? तो बोले सेरिकल्चर। तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये तो पूरा एक्सपोर्ट के लिए है, फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हो, देश के वास्ते या जो भी। तो फिर आई वाज सो शॉक्ड। तो मैंने कहा कि कहीं अपने देश में तो ऐसी हालत न होगी। तो रानीखेत हमारा जो है उसके पास वाले जिलों में तो देखा कि कयो जिलो गए
अल्मोड़ा के पास, हाँ। क्योंकि रीना बहन वहाँ उधर काम करती। तो वहाँ पर तो गए, तो एक दिन वो उनकी जो फसल, पहली फसल तो देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते, और उसके बाद वो सब खाएंगे। तो हर साल वो एक उत्सव रहता था, पर लेकिन इस साल सबके आंख में आंसू थे। क्यों? क्योंकि इस साल फसल नहीं हुई, और उनको फिर क्या बोलते, तो ग्रोसर करियाना की दुकान से फिर तो चावल लाने पड़े, और पड़िका में बांध के फिर इसी से उनको माता जी को चढ़ाना पड़ा। ये कितनी तो रोना आए ऐसी ही बात है। मैंने फिर इस बात को एक जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट है उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस साल गर्मी ज़्यादा थी, तो उनका पहाड़ के ऊपर थोड़ा जाके तो उगाना चाहता था, as if it was so easy। तो जानते भी नहीं है कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, पर लेकिन लोगों फार्मिंग कैसा होता है, कहाँ कैसे करते, इतना गैप है। तो फिर मुझे हुआ कि भाई ये सब मैं तो आज की हालत हमारे यहाँ गुजरात में क्या है, इसलिए पहले एक सर्वे किया कि व्हाट इज टुडे। उसमें रोटी कपड़ा मकान, आरोग्य सेवा, शिक्षा और बैंकिंग सेवा, ये 3 सर्विसेज 3 प्रोडक्ट्स, इस तरह से ये जब स्टडी किया तो फिर उसमें से बहुत निकला, और उसके बैलेंस में सेवा के खुद के अनुभव कि यहाँ हम कर सकते। तो बस उतना ही उसमें से सार मिला कि कैसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे हटा जा सके। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जितना डिस्टेंस है, मैं सबकी बात नहीं करती, पर लेकिन कम से कम रोटी कपड़ा मकान के बारे में कैसे ये डिस्टेंस काटा जाए। दूसरा कि डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रॉ मटेरियल, तो जो संसाधन है और फिर जो उत्पादक, उनके बीच में भी तो जितना डायरेक्ट ये अनुबंध हो ना अच्छा। और तीसरा कि जो गवर्न करने वाले और जो गवर्नड है, तो इनके बीच में तो उसमें उसका सारांश तो वही है कि विकेंद्रीकरण, जो तो गांधी जी की बात है कि विकेंद्रीकरण सत्ता का, पावर का और रिसोर्सेस का, संसाधनों का। तो ये एक मुझे तो ऐसा लगा कि अगर ये हो सकता है तो ये हो सकता है कि हम भूखमरा और हिंसा को कई टू ए सर्टेन एक्सटेंट हम उसे काट सकते हैं। और दूसरा कि पर लेकिन सोचना चाहिए नहीं, जो उन्होंने बताया मतलब कि सोचे तो, और कहीं हमारे स्कूल में कॉलेज में हाउ टू थिंक तो वो तो सिखाया नहीं जाता। तो कैसे अनुबंध से सोचे, वो कैसे, तो हर चीज की इम्पैक्ट हमारे पर होती है। लाइक ओशनिक सर्कल्स कि एक दूसरे को टच करते हैं, स्क्रॉल होते हैं, और फिर मैं साबरमती नदी में मैं कुछ डालूं तो फिर वो फैल के फिर मेक्सिको रिवर तक जाएगा, वो जाने वाला है कभी न कभी, भले हजारों माइल दूर है। इसी तरह तो उसमें अगर हम तो कुछ अच्छा डाले, अमृत डाले तो अमृत फैलेगा, जहर डालेंगे तो जहर फैलेगा। तो पर
हमको जानना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट होती है। तो कैसे कोरिलेटेडली अनुबंध से सोचा जाए। हम सब एक दूसरे के सगे वाले हैं, बहुत नजदीक है। ये लकड़ा भी मेरा सगा वाला है, ये शायद नहीं होगा। तो कैसे ये हम तय कर सकते हैं। तो मनुष्य जो भी क्रिया करते हैं उसकी इम्पैक्ट अपने खुद पर, अपने कम्युनिटी, जो समाज, गांव जो है उसके ऊपर, और फिर भारत माता, पृथ्वी माता के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, वो तीनों एक साथ में सोचा जाए कि अगर जैसे चाय का तो दाखला दिया मंदाकिनी मैंने, तो अगर चाय पिया तो चाय का पानी, चाय का कप, चाय की पत्ती, दूध, ये सब की इम्पैक्ट मेरे पर क्या पड़ती है। उसी समय ये भी सोचे कि समाज पर क्या पड़ती है। टी प्लांटेशन की बात करो या द काइंड ऑफ कप दैट वी आर यूजिंग, और फिर उसमें कितना पोल्यूशन होता है। तो वातावरण में हम कितना, प्लेनेट के ऊपर कितना नुकसान कर रहे हैं। वो तीनों एक साथ में अगर सोचा जाए, और जिसके लिए मैंने सोचा कि कम से कम हमारी जो प्राइमरी नीड्स है उसको कैसे साथ में निकट लाया जाए जितना हो सके। हाँ, आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है, तो फिर बाहर जाओ, कहीं जाओ, पर चीज़ खाना है। और साथ साथ में हम खुद गांव में चीज़ अच्छे से अच्छा चीज़ कैसे बनाएं। वो टेक्नोलॉजी तो है, तो टेक्नोलॉजी तो कैसे R&D को कैसे can be brought as close to the lower level, local level, वो कैसे हो सकता है। ये R&D का तो बहुत ही मैं चाहती हूँ कि हमें बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि जो ये रिसर्च होती है, तो जो रिसर्च करने वाले को पता नहीं कि वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, कि उसको फिर आखिर में क्या परिणाम होने वाला है। वो शायद डिफेंस के लिए कोई वेपन भी बनाने के लिए वो रिसर्च करते होंगे, या तो कोई न्यूट्रिशन के लिए करते होंगे, क्या पता। तो ये R&D हमारा बहुत दूर चला गया है, और बहुत दूर वालों का हाथ में चला गया है। उसको कैसे उसको स्थानिक लाया जाए, वो एक आग्रह है। और आखिर में सेवा बैंक में से जब लोन देते हैं तो क्या होता है कि पहले क्या हुआ कि अभी आंकड़े में मैं भूल गई, पर लेकिन एक ग्रुप 25 या 30 कितना मेरा 25 के लोन आते हैं, तो 25 या 30 को लोन दी थी, और 2 साल में उनके कोई हफ्ते नहीं आए वापस। तो फिर सोचा कि अरे भाई, तो जब दिया था लोन तब तो ठीक था, ये तो हमारे मेंबर्स थे। और तो फिर 25 या 30 का जब हमने उसका कारण निकाला, तो that was because of चाइल्ड बर्थ, या तो मैटरनल मोर्टेलिटी या तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, या तो बच्चा मर गया या तो माँ मर गई जब डिलीवरी होते हुए। तो फिर हमने सोचा कि ये कैसे, जब दिया था तो तब तो जवान थी, तो ठीक से आरोग्य सेवा नहीं मिलने के कारण वगैरह वगैरह, तो इसी तरह एजुकेशन, इसी तरह। तो फिर हमने कहा कि अगर हम यूनियन बनाए तो गरीब स्वास्थ्य महिलाओं का, पर लेकिन वो सिर्फ यूनियन बाजी से भी नहीं चलेगा, झंडा बाजी से नहीं चलेगा। फिर लोग तो पैसे दिए, क्योंकि देयर वाज नीड फॉर एक्सेस टू फाइनेंस। अच्छा, वो दिया, पर लेकिन सिर्फ देने से नहीं चलता है ना, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो ये सारी जो क्राइसिस है, तो उसी को भी हमको समझना चाहिए
तो दैट इज हाउ ये तो उसीलिए फिर हमने आरोग्य सेवा शुरू करी, फिर जीवनशाला शुरू करी, बैंक तो हुआ ही था। तो जब इंटीग्रेटेडली होलिस्टिकली हम किसी भी समस्या को नहीं देखते तब तक उसका हल मिलता नहीं है। और पूरा अगर हल मिला तो लेकिन थोड़ा बहुत, पर लेकिन पूरा हल नहीं मिलता। इसी तरह टेक्नोलॉजी में भी हमने देखा कि अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी पर सबके लिए वो अनुकूल नहीं है। तो कैसे समुचित ऐसी टेक्नोलॉजी लाया जाए, कैसे अच्छे से उपयोगी बने ऐसे टूल्स बनाया जाए ताकि वो सीधे साधे कारीगर के हाथ में भी आए और वो फिर उसकी उत्पादकता भी बढ़ाता रहे, इनकम बढ़ाता रहे। तो इसलिए हमने ये भी सोचा कि अनुबंध से या होलिस्टिकली अगर हम नहीं काम करते तो फिर एक दो या तो सब्सिडी उससे नहीं चल सकता। तो ये सारे अनुभव को मैंने लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा। और है एक पैराग्राफ पढ़ने का टाइम है। तो एक इंग्लिश में है पर लेकिन एक पैरा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं। It begins simply. Take food. It is grown and cooked locally. Is it grown, cooked and locally? How many energy miles has it consumed? In this journey, कि जहाँ पैदा हुआ वहाँ से हमारी थाली में वो रोटी बन के आए। तो in this journey, who gained and who lost? Think. Unless food is grown locally, you cannot sustain diversity. Food has to be grown locally and made locally. Ask yourself, what happened to local fruits such as rayan or bor or chanibo or local food grains, like barley and other things. So, like local staples like cotton. But when food is produced locally and exported, it is worse. The locality has no access to its own labor and to its produce. You grow milk and vegetables for the city and survive on less. Those who produce them, they have to survive on less. Freedom is right to your labor, your produce. Such a freedom needs a community. A community is autonomous when it controls food, clothing, shelter. The old cliche of our own, what we call roti, kapda, makan, has to be within 100 miles radius. Notionally 100 miles. The minute you extend the production cycle, you lose control. Comparative advantage might be good economics, but let us live well-intentioned economics outside communities. Otherwise, instead of freedom, we face obstacles. When food is exported, when we lose our freedom as a community. So when food is exported, when technology is centralized, when shelter depends on some remote housing policy, we lose our freedom as a community. 100 miles, I believe, is a guarantee.
is a guarantee that citizens retain control, inventiveness, and diversity. We could grow 50,000 varieties of rice in India because we followed the 100-mile principle intuitively. Like all ideas, 100-mile idea can be conceived of badly or creatively. This is implicit in Gandhi's distinction between Swadeshi and Swaraj. As you mentioned, a Swadeshi can be parochial, territorial. Swaraj needs the idea of oceanic circles. You don't have the dualism of local and global. They enmesh each other. You cared for me, therefore I am. I care for community. I care for Mother Earth. My community is a set of flow that encompasses the globe. The neighborhood implicates the cosmos. That is the Anuban we need to realize today. Thank you. पुस्तक पर चर्चा पूरी हो गई है। इसके बावजूद ये पुस्तक ऐसी है जिसमें हर व्यक्ति जो इसे पढ़ेगा कुछ नए विचार और नई बातें इससे सीख सकता है। पुस्तक जैसा इला जी ने बताया, गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के जमीन पर प्रयोग करने के बाद ये पुस्तक बनी है। जब मैंने इस पुस्तक को पहली बार देखा तो इसका जो शीर्षक है, इसकी जो टाइटल है, उस पर मैं जाकर अटक गया। मुझे अनुबंध खटक रहा था और तब हमने इस पुस्तक में ही खोजने की कोशिश की कि क्या अनुबंध का नामकरण कैसे हुआ। आप इस पुस्तक को पलटेंगे तो पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि इला जी ने ही जानबूझ करके लिखा है कि अनुबंध के बारे में 1937 में सोचा गया था और 1937 में ये उस हिस्से को मैं पढ़ देता हूँ। इस शब्द का पहली बार जिक्र 1937 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षा पर बुलाए गए राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था। अंग्रेजी का शब्द है कोरिलेशन और उसी को हिंदी में किया गया है अनुबंध। मैं विनम्रतापूर्वक बड़े आदर से इला जी को कहूँगा कि इसका अगला संस्करण निकले तो अनुबंध नाम हटा दीजिए और इसका नाम रखिए हिंदी में परस्परता। ये अंग्रेजी में कोरिलेशन का सोचा हुआ हिंदी शब्द है जो खटकता है, और जो आप कहना चाहते हैं वो अनुबंध से उस तरह से प्रकट नहीं होता जैसे परस्परता से होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की अवधारणाओं के बारे में जब हमने काफ़ी पहले धर्मपाल जी से बातचीत की थी तो धर्मपाल जी भी बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल करते थे वो परस्परता था, अनुबंध नहीं था। अनुबंध का हिंदी में जो भाव निकलता है वो जैसे हमने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस जो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो पश्चिम में शायद इसकी अवधारणा भी है कि समाज एक अनुबंध से चलता है। तो एक तो ये मुझे इस पुस्तक के बारे में कहना था कि ये परस्परता सटीक शब्द है। मेरा केवल निवेदन है, निर्णय इला जी करेंगे। दूसरा कि इस पुस्तक में
जो बातें कही गई हैं उसके अलावा मुझे जो लगता है कि एक चिंता है, समाज के प्रति है, दुनिया जैसे बन रही है उसके प्रति है, और उसी तरह से इसमें एक चेतावनी भी है कि हमको कहाँ सुधर जाना चाहिए, कहाँ रुक जाना चाहिए। और ये पुस्तक हमें भविष्य दृष्टि भी देती है, यानी हमको अगर अपना अगला कदम उठाना है तो कैसे उठाना है, कैसे करना है। चिंता कला कौशल के नष्ट होने की है। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो पाएंगे कि जगह जगह इस बात का उल्लेख है कि हमारी कलाएं नष्ट हो रही हैं, हमारी दस्तकारी नष्ट हो रही है, और वे लोग जो कला कौशल में, दस्तकारी में माहिर थे, जन्मजात उनको ये गुण अनुवांशिकी रूप में मिल जाता था, वे उजड़ रहे हैं। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि इसमें एक संदेश है कि अगर आप इसको नहीं बचाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, ना अतीत बचेगा, न वर्तमान बचेगा, न भविष्य बचेगा। पेज 19 और 23 का, इस पुस्तक के पेज 19 और 23 का मैं खास तौर पर 2-1 वाक्य पढ़ करके आप इसका उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि ये पेज अगर 17 आप पलटें तो मैं केवल एक वाक्य कहूँगा पेज 17 के कथन पर कि ये सत्य कथन है। पेज 17 पर जो बातें कही गई हैं वो एक तरह से सत्य का उद्घाटन है। पेज 19 पर इलाजी इस बात को कह चुके हैं, पर फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये वाक्य है कि जो भी ठोस आहार हम खा रहे हैं वो हमारे आसपास का उगा हुआ नहीं है, न ही वह हमारे गांव घर में कूटा, पीसा, भुना या अंकुरित किया हुआ है। उसी तरह से इस बात का जिक्र नीलम जी कर चुकी हैं, फिर भी मैं दोहराता हूँ कि वैश्विक गरीबी में आज किसान सबसे ऊपर है, और आहार के स्थानीय उत्पादन और उपभोग के बीच की कड़ी को फिर से अगर हम स्थापित नहीं करते हैं तो दरअसल क्या दृश्य उपस्थित होगा उसकी एक कल्पना इसमें है। और इसीलिए पेज 20 पर एक पूरा पैरा है कि यह भारत के गरीबी की जमीनी हकीकत ही थी जिसे पहचान कर गांधी जी ने औपनिवेशिक ढांचे को तोड़ने के लिए खादी, पंचायत और ट्रस्टीशिप का सहारा लिया। यह उनकी अपूर्व बुद्धिमत्ता थी कि उन्हें भारत की देशी संस्थाओं की जो छोटी, स्थानीय, लोकतांत्रिक एवं गतिशील थी, समझ थी। आज़ाद होने के बावजूद हमने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और नौकरशाही जैसी औपनिवेशिक नीतियों को जारी रखा जो कभी भी जनता के अनुकूल नहीं थी। और इसके जो अपराधी लोग हैं उसमें एक वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी हमारे मंच पर बैठे हैं। इससे स्वशासन के ढांचे कमजोर हो गए। वैश्वीकरण के बाद तो स्थानीय संस्थाएं अपना महत्व और खोती भी चली जा रही हैं। ये है इस पुस्तक की चेतावनी। तो इस तरह से ये पूरी पुस्तक कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र और पुस्तक में फर्क ये होता है कि शास्त्र अंतिम बात कहता है और शास्त्र पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। ये पुस्तक है जो कहती है कि आप चाहें तो सवाल भी उठाइए, लेकिन इस सवाल तब उठाइए जब आप प्रयोग करने की हिम्मत अपने में जुटा लें। इसलिए आपको ये पुस्तक अधिकार भी देती है कि आप इससे को पढ़ करके, जैसा मंदाकिनी जी ने कहा, आप खुद भी प्रयोग करने के बारे में सोचें। और इस तरह से अगर कहें तो ये पुस्तक
3 चरणों में हमको आगे बढ़ने की बात बता रही है। पहला चरण है कि आप अपने आसपास का अध्ययन करिए। दूसरा चरण है कि आप उसकी योजना बनाएं। तीसरा चरण है कि प्रयोग करें और फिर देखें कि उसका परिणाम क्या होता है। इस तरह से ये पुस्तक मुझे एक छोटी कहानी, या कहना चाहिए कि एक कहानी, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे वो कहानी बार बार याद आ रही थी। उसी को कह करके मैं अपनी बात पूरी करूँगा। कहानी यह है कि एक फकीर पूरी दुनिया घूम करके आया और उस फकीर को आप इलावहन के रूप में देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पूरी दुनिया घूम करके आने के बाद जब वह फकीर दिल्ली पहुंचता है या अहमदाबाद पहुंचती हैं तो आज के सम्राट या उस समय की साम्राज्ञी इंदिरा गांधी इलावहन से पूछती हैं कि तुमने दुनिया घूम ली, मेरे लिए क्या लाई हो? तो बड़े स्वागत सत्कार के बाद इलावहन कहती हैं कि मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन उसे अकेले में दूंगी। और आखिर में एक दिन इंदिरा गांधी को इन्होंने अकेले में वह उपहार दिया जो लेकर के आई थी, और अपने थैले से उन्होंने एक उपहार निकाला और कहा कि ये है तो सस्ता लेकिन काम का है। और इन्होंने एक छोटा सा दर्पण इंदिरा गांधी को सौंप दिया। ये पुस्तक हर इंदिरा गांधी को या इंदिरा गांधी की जगह पर बैठे हुए किसी को भी ये पुस्तक एक दर्पण देती है कि आप उसमें अपने को देख लें। और ये पुस्तक हमें भी एक दर्पण देती है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बन गए हैं, ये चाहें तो इस पुस्तक से समझ लें। मैं यही अपनी बात पूरी करता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ आए। मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए आप सबने संस्था की संयुक्त सचिव महोदया श्रीमती वीणा श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ। प्लीज आइए। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री बाल प्रसाद सिंह और हमारी अंग्रेजी पुस्तक की मूल रूप की लेखिका इला हरपर्ट जी, अनुवादिका नीलम गुप्ता जी, संस्था के प्रेसिडेंट राम बहादुर राय जी और मंचासी जी, आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।